हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आपको हमारे लेक्चर्स में अलग क्या मिलेगा? वी विल फोकस ऑन स्मार्ट वर्क रादर देन जस्ट ओनली हार्ड वर्क। हम स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करने वाले हैं। तो स्मार्ट वर्क क्या है? मतलब आपको ये मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको बेयर एक्ट्स का डर नहीं लगेगा। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट फेसेस द प्रॉब्लम रिगार्डिंग बेयर एक्ट। तो आपको जो बेयर एक्ट का डर लगता है वो ये वीडियोस देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगने वाला। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपको कुछ डाउट आया, कुछ आपको चेक करना होगा, तो रेदर देन गूगल आप तो डायरेक्ट बेयर एक्ट ही यूज़ करोगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर अच्छे से सारा प्रिपेयर करें देन यू कैन स्कोर मोर देन 70%। कोई भी कॉलेज एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपने हमारी वीडियो से प्रिपेयर किया हुआ होगा, तो आई कैन अश्योर आप 70% से ज़्यादा स्कोर सकते हैं। आप 70% से 90% भी कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क किया तो। लेकिन मिनिमम 70% तो आप स्कोर कर ही सकते हैं, क्योंकि हम आपको इन लेक्चर के साथ साथ मैं आपको एक आंसर राइटिंग का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, या फिर किसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आंसर राइटिंग ये हमारा एक मिथ है कि अगर हम बड़े बड़े आंसर लिखे 10-12 पेजेस के तो ही हमको अच्छा स्कोर मिलेगा, जो अगर 10 में से जो 5-6 मार्क्स है तो ही मिलेगा। नहीं, आप 3 पेजेस 2 पेजेस का आंसर लिख के भी 10 में से मैक्स मिनिमम 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मतलब ये रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ, इसमें सिर्फ लॉजिक है। तो ये एक सेपरेट वीडियो में थोड़ा बड़ा रहेगा वीडियो, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो वन मोर थिंग कि व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं और सेक्शन लास्ट, मतलब अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 1 to 137 है, तो हम डायरेक्ट सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं 1 to 137। और हम ये सोचते हैं कि हमको सारे सेक्शन याद रहने चाहिए या समझने चाहिए। एक देखो, ये तो एक बेयर एक्ट हुआ सेक्शन, इसमें 137 है और बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सेक्शन याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम पूरे सेक्शन नहीं पढ़ते, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं हर सब्जेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन रहते हैं, बस उनको ही पढ़ना रहता है। बाकी के जो सेक्शन है वो बस उनके एग्रीवेटेड फॉर्म रहते हैं, एग्रीवेटेड फॉर्म या फिर लिमिटेशंस या फिर उनकी एक्सेप्शंस रहते हैं या फिर रेमेडी रहती है। तो जो मेन कंसेप्ट्स हैं बस उनको ही हमें देखना है और उनको ही मतलब समझना है। कुछ रटना वगैरह नहीं है, सिर्फ समझना है। और एक बार आप कंसेप्ट क्लियरिटी कर लोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप वो कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, तो आप कौन सा भी आंसर इजीली लिख पाओगे। तो स्मार्ट वर्क ये है कि हम अकॉर्डिंग टू मतलब सीरीज में ही जाएंगे सेक्शन वाइज, लेकिन हम इम्पोर्टेंट थिंग्स कवर करेंगे। हर सेक्शन पढ़ने ही बैठोगे तो आपको पूरा मतलब जमलिंग जमलिंग नहीं होगा, लेकिन क्या क्या पढ़ोगे आप। इसीलिए मेजर कंसेप्ट्स एक बार हम देख लेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी रहे या फिर कॉलेज रहे, वो किसी भी रैंडम चीज़ों के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। अगर रैंडम कुछ भी पूछने लगे तो जो मेन मोटो है सब्जेक्ट का वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए एक सर्टन रीजन्स रहते हैं
वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग रहता है और क्वेश्चन का डेप्थ बढ़ते जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें सेक्शन है सेक्शन 1 to 137। ये ईयर याद रखना, क्योंकि हम भले ही अभी थेरोटिकल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है तो आपको ये भी काम आएगा। तो ये ईयर ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछते, अगर पूछ लिया तो मोस्टली जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जुडिशरी रहेगा, बाकी के जो लॉ एग्जाम्स है, जेएमएफसी है, एपीपी वगैरह, उसके लिए ये आपको बहुत फायदे में रहेगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी का लेन देन है, इधर से उधर ट्रांसफर करते फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो तरीके से होता है। एक तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, और दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में भी दो तरीके होते हैं, एक है इंटर वाइवोस और दूसरा है विल। और ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में सिर्फ सक्सेशन। सक्सेशन यानी अगर एक ही प्रॉपर्टी है, उसके लाइफ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे बी को जाएगी, आफ्टर बी के लाइफ उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे सी को जाएगी। अब यहाँ आते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इंटरवाइवोस। इंटरवाइवोस का मतलब है कोई गिफ्ट या ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। टू लिविंग पर्सन मतलब भले ही उनमें ब्लड रिलेशन हो या ना हो, लेकिन अगर कोई ट्रांसफर होता है तो इसको हम इंटरवाइवोस कहते हैं। और विल, अगर कोई इंसान अपने मरने से पहले अपनी एक विल बना के रखता है कि ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी, तो उसको हम कहते हैं विल। और ये विल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से नहीं रेगुलेट होता, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट से रेगुलेट होता है। और जो ये इंटरवाइवोस है लिविंग पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर होने वाला है, वो सारी चीज़ें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर देखी जाती है। हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में टोपा बुलाएंगे, कुछ लोग इसको टीपी एक्ट भी बुलाते हैं, हम उसको टोपा बुलाएंगे, नाम में क्या रखा है। तो ये था बेसिक। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अभी मैं आपको कहूँगा कि आप है ना पेन और नोटबुक साथ में रखिए। आप वीडियो देखते देखते नोट्स भी बना लीजिए, जो कि आपको यूज़फुल रहेंगे। ये मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाई है ये स्लाइड। मतलब इसमें लिखा इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी ब्रॉडली रेफर्स to any tangible or intangible asset, including things like land, buildings, debts, interests that have economic value, can be legally owned, possessed, or transferred by person. While not explicitly defined in the Act, it encompasses all forms of wealth and the rights associated with it. अब देखते हैं इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रॉपर्टी सबसे मेन है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, एक तो ट्रांसफर होना और पहले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी होगी तो ये ट्रांसफर हो सकता है। प्रॉपर्टी ब्रॉडली रेफर्स टू एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल और इनटेंजिबल ये हम आगे देखने वाले हैं। मतलब टेंजिबल आपको शॉर्ट में बताओ तो जिसको हम देख सकते छू सकते, इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते छू नहीं सकते।
इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, डेब्ट्स, इंटरेस्ट। अब लैंड और बिल्डिंग टेंजिबल है, और डेब्ट्स और इंटरेस्ट यानी हमारा किसी पे कर्जा होगा या फिर हमको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला होगा, तो ये हो गए इंटेंजिबल एसेट दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू तो होनी ही चाहिए प्रॉपर्टी की, नहीं तो कौन इसको ट्रांसफर करेगा या फिर कौन लेगा। एंड कैन बी लीगली ओन, उसका लीगली ओन कर सकते हैं, पोजेशन मिलना चाहिए लीगली, और ट्रांसफर ट्रांसफर होना चाहिए लीगली पर्सन से। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन नहीं लेकिन एक बताया ये चीज कि ट्रांसफर while not explicitly defined in the act, transfer of property act में डिफाइन नहीं है यहाँ। it encompasses all forms of wealth and rights associated with it। मतलब प्रॉपर्टी भले ही इसमें डिफाइन की नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, लेकिन it encompasses all forms of wealth and the rights associated with it। अब देखते हैं टाइप, थोड़े से टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी मैंने आपको समझने के लिए ही बनाया है। दिस इज एनीथिंग दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज जनरली सिंपल, ऑफन रिक्वायरिंग ओनली डिलीवरी ऑफ द आइटम। तो नाम से ही पता चलता है मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूव हो सकती है, जैसे व्हीकल, फर्नीचर, ज्वेलरी, बुक, क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब अगर वो काटे हुए हो गए जमीन से, तो इसमें सिर्फ डिलीवरी रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा ये झंझट नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नाम से ही पता चलता है इमूवेबल है, दिस रेफर टू प्रॉपर्टी दैट इज फिक्स्ड टू अर्थ, कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड और अल्टरिंग इट्स नेचर। लीगल फॉर्मेलिटीज सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल डीड आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी फिक्स रहती है अर्थ को और मूव नहीं करती है। और लीगल फॉर्मेलिटीज अगर वो ट्रांसफर करना है आपको टाइटल डीड बनाना पड़ता है, वो डायरेक्टली सिर्फ डिलीवरी से काम नहीं होता, वो डिलीवरी नहीं कर सकते आप क्योंकि वो इमूवेबल है। एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग, ट्रीज परमानेंटली अटैच टू लैंड। ओके, देखते हैं अपने कंसेप्ट टेंजिबल और इंटेंजिबल। वो हमने डेफिनेशन में देखा था प्रॉपर्टी के टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। This classification depends on whether a property has physical existence। physical existence पे डिपेंड है ये क्लासिफिकेशन। टेंजिबल, टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी दैट हैज फिजिकल प्रेजेंस एंड कैन बी टच्ड और फेल्ट। इट इज ऑफन रेफर्ड एज कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ये याद रखना है आपको, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑल्सो, मतलब ये एमसीक्यू में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कोई, लेकिन एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी, कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज टेंजिबल प्रॉपर्टी। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल उसके अपोजिट है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। दिस इज प्रॉपर्टी दैट हैज नो फिजिकल सब्सटेंस बट रिप्रेजेंट अ लीगल राइट और वैल्यू। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करती है लीगल राइट और वैल्यू। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ये भी एमसीक्यू के लिए याद कर सकता है। एग्जाम्पल कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, ये इनके ट्रांजैक्शन के टाइम प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है उस पर डिपेंड है ये क्लासिफिकेशन। दिस डिस्टिंक्शन रिलेट्स टू द करंट एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांसफर करते वक्त जो उसका एग्जिस्टेंस है प्रॉपर्टी का, उस पर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मतलब दिस प्रॉपर्टी इज दैट इट is in existence and owned by the transferor at the time of transaction। ट्रांसफरर मतलब जो पर्सन उसको ट्रांसफर करने वाला है, जो देने वाला है, उसको ट्रांसफरर कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कैन हैपन इमीडिएटली। एग्जिस्टिंग नाम में ही पता चलता है कि जो अभी एग्जिस्ट कर रही है प्रॉपर्टी, जो अभी है हमारे सामने है, उसको इमीडिएटली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्यूचर प्रॉपर्टी, दिस
नाम से ही पता चलता है फ्यूचर में आने वाली ये प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज नॉट येट ओन्ड बाय द ट्रांसफरर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि ट्रांसफरर के पास नहीं है ट्रांजेक्शन के वक्त। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है तो उसका ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे हम। इंस्टेड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर इट कैन बी मेड विच बिकम्स लीगली एनफोर्सिबल वंस द प्रॉपर्टी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम एग्रीमेंट टू ट्रांसफर कर सकते हैं उसका फ्यूचर प्रॉपर्टी का, जब फ्यूचर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आएगी, उस ट्रांसफरर के पोजीशन में आएगी। एग्जांपल देखते हैं इसका, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फ्यूचर क्रॉप्स नॉट येट प्लांटेड और अनबोर्न यंग ऑफ एनिमल। अगर हमारे पास आम का पेड़ है और हमको पता है समर्स में हम इसको आम आने वाले हैं, तो हम किसी डीलर के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब समर में हमारे मैंगोज आएंगे, आम आएंगे, तो आप हमसे ये सारे मैंगोज खरीद लेना। ये कौन डीलर है, तो ये हमारा आम का पेड़ है, तो आप सारे मैंगोज हमारे ले जाओ। तो अभी तो वो मैंगोज नहीं है अवेलेबल, लेकिन समर जब आएगा तब ये मैंगोज आएंगे। तो अभी हम सिर्फ एक एग्रीमेंट करके रखेंगे और उसमें ऐसा लिख देंगे कि फ्यूचर में जो आएंगे वो आप ले लेना। तो इस इन मैंगोज को अभी फ्यूचर प्रॉपर्टी हम, जैसे कि यहाँ अनबॉर्न यंग ऑफ एनिमल, हम ब्रीडिंग करते हैं पेट एनिमल्स की, जैसे डॉग्स की, काउस, बफेलोज, मतलब जो भी पेट एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट सबकी ब्रीडिंग करते हैं। तो हम ऐसा एक एग्रीमेंट करते हैं, अगर इतने इतने बच्चे हुए तो आपको हम इतना बेच देंगे, लाइक दैट। तो फ्यूचर प्रॉपर्टी समझ में आ गए। अब ये रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, ये मैंने बस समझने के लिए आपको बताया है, ये ऐसे बैरक में कुछ इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो इन फ्यूचर, इसलिए मैंने ये रियल वर्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉमन लॉ क्लासिफिकेशन विथ सिमिलर बट नो आइडेंटिकल मीनिंग टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इसका कुछ ऐसे आइडेंटिकल रिलेवेंस नहीं है, बस समझने के लिए, हमारी जो बोली भाषा में बोलते हैं हम, इसलिए। रियल प्रॉपर्टी, दिस इंक्लूड्स लैंड एंड एनीथिंग परमानेंटली अटैच्ड टू सच एज बिल्डिंग एंड फिक्सचर्स। द टर्म रियल एस्टेट इज सिनोनिम, it is considered as immovable asset and is typical subject to specific property laws and taxation. In short, immovable property को ही उन्होंने real property बोला है, लेकिन इस term to taxation. Personal property, this is broad category that includes all property that isn't real property. It's essentially movable property. Personal property is further divided into two subcategories: tangible personal property, intangible पर्सनल प्रॉपर्टी। जो खुद की है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और उसमें दो टाइप्स फिर से किए, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस आपके ऐसे नॉलेज के लिए ऐड किया था। तो अब यहाँ से हमारा मेन सेशन शुरू होता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, येलो। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, ये क्या है, एक एक्ट है, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, टू वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन और हिमसेल्फ एंड वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन हम इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दीजिए। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, इधर तक तो हमें समझ आया, ये एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी। कन्वे मतलब हम जो ट्रांसफर है उसको हम कन्वे कहते हैं, जो लीगली जो प्रोसेस है ट्रांसफर करना है। देखना काफी जो लोग रियल एस्टेट की प्रैक्टिस करते हैं वो भी ये वर्ड यूज करते हैं, कन्वेंस। तो उसको मतलब लीगली ट्रांसफर, कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर।
इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब अभी प्रॉपर्टी प्रेजेंट में जो ट्रांसफर करते हैं या फिर एक फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं हम, एग्रीमेंट थ्रू। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। तो यहाँ तक सेग्रीगेट करते हैं उसको, टू वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। सपोज ये आप है ए और ये आपका प्लॉट है, तो टू वन, अगर ये आपने प्लॉट पूरा प्लॉट बी को ट्रांसफर कर दिया तो यहां तक हो जाती है डेफिनेशन, लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन, और आगे टू और मोर अनदर लिविंग पर्सन। अगर आपने इस प्लॉट के दो हिस्से किए और बी को आधा हिस्सा ट्रांसफर किया और सी को आधा हिस्सा ट्रांसफर किया, ये भी पॉसिबल है, टू वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। और हिमसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, और हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब ए ने खुद को ट्रांसफर किया ए को, ये प्लॉट है उसका, उसने खुद को ट्रांसफर किया। आपने ये तो सुना नहीं होगा कभी खुद को कैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक तरीका है खुद को ट्रांसफर करने का। अगर ए ने खुद के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट, और वो प्रॉपर्टी का हेड वो ए खुद है, और ये प्रॉपर्टी उसने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी, अल्टीमेटली उसने ये प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफर किया है। तो और हिमसेल्फ, यहां तक क्लियर है। और हिमसेल्फ और वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन, मतलब ये एग्जांपल देखते हैं, ए का प्लॉट है और बी और सी उसके मेंबर है, तो ए ने एक ट्रस्ट बनाया और बी और सी को ट्रस्ट का मेंबर भी बना दिया, और इस जगह के तीन टुकड़े किए, मतलब ये पॉसिबिलिटी। और ए ने बी को ये वाला हिस्सा दिया, सी को ये वाला, और ट्रस्ट के नाम ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, हिमसेल्फ एंड वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। या फिर बी और सी को ट्रस्ट का मेंबर बना दिया और सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम, और बी और सी को भी इक्वली उसका पार्टनर बना दिया। तो हम फिर से देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन, और हिमसेल्फ एंड वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जानेंगे। इट इज अ नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट। नॉन एग्जॉस्टिव मतलब ये इनकम्प्लीट है। भले ही इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस रहे, लेकिन उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उनमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उनमें क्या ऑफेंसेस है, ये चार बाकी की चीज़ों के लिए हमें दूसरे एक्ट्स रेफर करने पड़ते हैं, इसलिए हमने इनको नॉन एग्जॉस्टिव कहा है, मतलब इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि इनको दूसरे एक्ट की भी जरूरत पड़ती है रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पे ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज एक्सक्लूडेड। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब सक्सेशन, जो बाय डिफॉल्ट है, ये सक्सेशन एक्ट्स थ्रू गवर्न होते हैं, रेगुलेट होते हैं। इट रेगुलेट्स ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो हमने देखा था पहले चार्ट में, इधर हमने एक चार्ट बनाया था और शायद हमने वो रफ कर दिया है। हाँ, हमने वो रफ कर दिया। इट रेगुलेट्स ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी, जिसको हम इंटर वाइवोस भी कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, इंटर वाइवोस, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इट रेगुलेट्स मेनली ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इट डज नॉट अफेक्ट सम प्रिंसिपल ऑफ मोमेडियन लॉ, जो कुछ मुस्लिम्स लॉ है उनके प्रिंसिपल्स को ये अफेक्ट नहीं करता है।
तो सेक्शन 3 देखते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 3 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी की बस यही डेफिनेशन दी है उन्होंने कि इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये 3 चीजें इंक्लूडेड नहीं। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर हमको देखना होगा तो ये जनरल क्लॉज एक्ट में आपको देखने को मिलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जनरल क्लॉज एक्ट डिफाइन टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ immovable property include land benefit arises out of the land, things attached to earth. Land benefit arises out of land, things attached to earth. जनरल क्लॉज में इमूवेबल प्रॉपर्टी की ये डेफिनेशन है। लेकिन व्हाट इज अटैच टू अर्थ ये जनरल क्लॉज में नहीं डिफाइन किया है, वो सब टोपा में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया है। द टर्म थिंग्स अटैच टू अर्थ is not defined under General Clause Act, it is defined under Transfer of Property Act. It includes things rooted in the earth. Things rooted in the earth, जैसे ये पेड़ है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा पार्डन करना, ये it includes things rooted in the earth. It things embedded to the earth, जैसे एक ये लाइट का पोल है, इसको हमने जमीन में गाड़ा है सीमेंट डाल के, ये हो गया थिंग्स एम्बेडेड टू अर्थ। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। थिंग्स अटैच टू व्हाट इज रूटेड और एम्बेडेड टू अर्थ। अब इसका मीनिंग क्या है? थिंग्स मतलब अगर एक सपोज एक बिल्डिंग है, हम उसको पिलर मार के एम्बेड इट टू द अर्थ, बिल्डिंग को, तो थिंग्स अटैच टू व्हाट इज रूटेड और एम्बेडेड। अगर इस बिल्डिंग को हमने एसी अटैच किया, एसी लगाते हैं हम घर में, तो जब तक ये इसको अटैच है तब तक ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अगर एक बार इसको डिटैच कर दिया गया, दुकान में इसको सेल के लिए रखा गया, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब तक इसको अटैच है, लाइट, बल्ब, फैन सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर अगर हमने टिम्बर के लिए ही वो पेड़ लगाए है तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ग्रोइंग क्रॉप्स जो कि हम खेत में सीरियल्स वगैरह पल्सेस लगाते हैं, उनको भी हमको काटना ही पड़ता है, इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और ग्रास वो तो हमको ये पेट एनिमल्स के लिए उसको काटना पड़ता है, इसलिए हम उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी में, इन तीनों को एक्सेप्शन में रखा है। अटेस्टेशन का मतलब है, अटेस्टेशन मीन्स अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेस। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे विटनेस की साइन लगती है। ऐसे जैसे डॉक्यूमेंट का ये कुछ है, तो यहाँ पे एक विटनेस की साइन, यहाँ पे दूसरे विटनेस की साइन, इसको हम अटेस्टेशन कहते हैं। 2 और मोर विटनेसेस ने अटेस्ट साइन किया। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर ये वर्ड आता है रजिस्ट्रेशन, उसका मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो हमने सब रजिस्टर ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं ना, वैसे सील मार के देता है, एक वेब कैम में फोटो खींचता है आपकी, ऐसा रहता है वेब कैम, हाँ ऐसे। तो ये आज का सेशन था। हमने सिर्फ अभी ब्रशअप मतलब ऊपर ऊपर से देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज में देखे एक दो डेफिनेशन। तो हम ये सेशन जानबूझ के छोटा रख रहे हैं, पहला था इसलिए। नेक्स्ट सेशन से मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत बड़ा टॉपिक कवर करने वाले हैं। और हम जो सेग्रीगेशन किया है हमने
इसको डिवाइड किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 to 4। नेक्स्ट रहेगा जनरल प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर, ये रहेंगे सेक्शन 5 to 53A। फिर उसके बाद आएगा सेल, हम देखेंगे सेल सेक्शन 54 to 57। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्गेज सेक्शन 58 to 99। फिर देखेंगे हम चार्ज सेक्शन 100 to 104। फिर उसके बाद हम देखेंगे लीज सेक्शन 105 to 117। फिर देखेंगे हम एक्सचेंज, जो कि इजी पार्ट है, सेक्शन 118 to 121। फिर देखेंगे हम गिफ्ट सेक्शन 122 to 129।